बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रोज़गार। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इजाज़ अहमद जंजुआ साहब, साबिक़ सिटी नाज़िम हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा फ़ख्र बतूल साहिबा, चेयरपर्सन हैं सहर फाउंडेशन की और बहुत अच्छी सोशल वर्कर हैं। और साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा अमरीन नाज साहिबा, सियासी समाजी कारकुन हैं। और हमारे साथ जो है वो लाइव कॉल पर मौजूद होंगे आसिफ अली बड़ाई साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं सोशल वेलफेयर के। और आज हम बात करने जा रहे हैं माशरा में ख़वातीन के मसाइल पर। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि 94 न्यूज़ ने हमेशा ही जो मर्दी ख़वातीन के मसाइल हैं या मुल्की लेवल के मसाइल हैं या जो भी माशरती मसाइल हैं उन पर प्रोग्राम्स किए हैं और आवाज़ बुलंद की है और मसाइल का हल पेश करने की कोशिश की है। हम जो है अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो माशरे की करीम होते हैं उनको दावत देते हैं, जो आके अहम अफराद होते हैं जो मसाइल पर रोशनी भी डालते हैं कि मसला क्या है और हल भी जो है वो पेश करने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगा तो मैं जो है वो इजाज़ अहमद जंजुआ साहब से आगाज़ करूँगा कि हमारे माशरे में ख़वातीन के क्या मसाइल हैं, उन पर थोड़ा सा नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। आप भी जो है वो कमेंट्स में नीचे लिखिएगा कि ख़वातीन के क्या मसाइल हैं और उनका क्या हल होना चाहिए। जी इजाज़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ 94 का, ख़ास तौर से मलिक रऊफ़ ज़ुबैर साहब का। इज्जत का नाम दूंगा कि खातून खाना को या खातून को जितनी इज्जत हमारे दीन इस्लाम ने दी है इतनी शायद किसी और दीन ने या किसी मजहब ने नहीं दी। औरत की इज्जत के लिए पूरी की पूरी एक कुरान पाक की सूरत भी नाज़िल हुई। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून को बहुत आला मकाम दिया। इससे कबल जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती थी हिंदू मजहब में या कुफार में या बाकी मज़ाहिब में, खातून की कोई अहमियत नहीं थी, उसके कोई बुनियादी हकूक तस्वर नहीं किए जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम ने औरत को वो हकूक दिए, वो इज्जत दी जो शायद दुनिया में नामुमकिन थी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के माशरे में खातून को वो इज्जत फराहम नहीं की जा रही जो उसका हक बनता है। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि जो उसका विरासती हक है उस पर डाका डाला हमारे इस मुआशरे ने या अखलाकियात ने। उसको विरासती मसाइल में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। इसके अलावा जो सरकारी दफातर हैं वहाँ पे जाके भी ख़वातीन को दलील ख्वार किया जाता है, क्योंकि हमारे 70% जो अफराद हैं, मर्द हज़रात हैं, वो या तो बैरून मुल्क हैं या नौकरी पे जाने वाले हैं या मजदूरी करने वाले हैं। जो सरकारी मसाइल हैं उनके हल के लिए खातून खाना को दफातर में जाना पड़ता है, जहाँ पे उनको बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं। हमारा ये एक सिस्टम ऐसा अपग्रेड कर दिया गया है कि वहाँ पे खातून के साथ मेरे ख्याल में उसको ना तो इज्जत दी जाती है, ना उसके काम को कोई अहमियत दी जाती है। बार बार उनको दफातर के चक्कर लगवाए जाते हैं। इसी तरह थानों में, कचहरियों में या हर जगह पे खातून को मेरे नज़दीक इज्जत दी जानी चाहिए, उनके मसाइल हल किए जाने चाहिए, जो कि हमारे मुआशरे में बहुत कम हो रहा है। तो ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए हमें आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। जी, इसी तरह जो है मोहतरमा फ़ख्र बतूल साहबा, आप ये फरमाइए कि आप नज़र में कौन से मसाइल हैं ख़वातीन के जो उन्हें माशरे में पेश आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 94 न्यूज़ आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे बोलने का मौका फराहम किया। अब इसके साथ जो है औरतों के मसाइल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से ऐसे इदारे और हमारी जो सोशल लाइफ है इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल है औरतों के लिए, जिसके लिए जो मेरी आंखों के आगे से गुजरते हैं आज मैं थोड़ा सा उन पर नज़र डालूंगी और आपको वो सुनाऊंगी। पिछले दिनों मेरा कुदरती कमेटी में जाना हुआ तो वहाँ पे एक खातून थी जिसके साथ छोटे छोटे 2 बच्चे थे और वो गाँव से आई हुई थी और उसने बच्चे के बे फार्म जो था वो अप्लाई किया है और नादरा वालों ने उसे कहा है कि ये तस्दीक करवा के ले आओ। वो कभी इधर जा रही थी, कभी इस ऑफिस में, कभी इस कमरे में, कभी दूसरे कमरे में कि मैं ये तस्दीक कहाँ से करवाऊँ। नादरा वाले लोग उसे कह रहे थे कि जाएं साथ नज़दीक एक स्कूल है वहाँ से अटेस्टेड करवा लें।
तो मैंने जब उसे देखा, फिर मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलती हूँ। औरत सहूलत मरकज जो ऑफिस है, मैं उधर कुदरती विजिट करने गई, मैंने उसे साथ लिया, फिर साथ एक ऑफिस जाके उसको मैंने वो तस्दीक करवा के दिया। जबकि ये तस्दीक वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। वो एक गांव से आने वाली खातून जिसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उसके लिए इतनी परेशानी कि ये कहीं से अटेस्टेड करवा के लाए, तस्दीक करवा के लाए। तो इस तरह के मसाइल नहीं होने चाहिए। और इसके साथ अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक में मैं भी जाती हूं, मैं अक्सर खवातीन को देखती हूं। अभी ये ईद के दौरान बहुत ज़्यादा रश था, तो बैंक में इतनी ज़्यादा लाइनें लगी हुई थी मर्दों की, और साथ औरतों की भी एक छोटी सी लाइन थी। यकीन करो वहाँ पे घंटों खड़े रहे हैं, वहाँ पे औरतों को कोई रिलीव नहीं था। हालांकि वो जो मर्द हर वक्त कहते हैं ना कि औरतें लड़ाई करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, वहाँ पे वो आपस में मर्द जो है वो उलझ पड़े, आपस में औरतों की तरह कर रहे थे। मैंने वहाँ भी उन्हें, मैं बोलने से बाज ना आई, मैंने कहा देखिए औरतों को आपने ऐसे बदनाम किया हुआ है कि औरतें हर जगह पे लड़ाई करती हैं, औरतें बातें करती हैं, औरतें जो हैं वो चुगलखोरी करती हैं, और आप औरतों से कम नहीं हैं। तो कम अज कम जो है वो थोड़ा सा खामोशी का और सब्र का मुजाहरा करें। कोई बात नहीं, आज थोड़ा टाइम कम है। अब आपको चाहिए कि आप औरतें जो है उनको आप इज्जत दें, और 5-6 औरतें इनको आप पहले फारग करें। एक ही बंदा काउंटर पे बैठा हुआ था। मेरी इंतजामिया से अपील है कि एक बंदा जो है वो मर्दों को भी डील कर रहा है, वो औरतों को भी डील कर रहा है। इसके लिए जो है औरतों के लिए एक अलग काउंटर होना चाहिए जहाँ पे औरतों को वहाँ पे ये रिलीफ मिल सके। अब मसाइल तो बहुत ज्यादा है, अगर मैं ये बात करती रहूंगी तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो बात खत्म नहीं होगी। जी मोहतरमा अमरीन नाज साहिबा, आपकी नज़र में ख़वातीन को क्या मसाइल हैं हमारे माशरे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा कहना ये है कि एक औरत जो कि बेवा हो जाती है, उस पर जुल्म शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मसाइल है। बेवा होना देखे उसका भी अल्लाह माफ़ करे, कोई कसूर नहीं है, अल्लाह की तरफ से वो बेवा हुई है। उसके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, उसे उसका हक नहीं दिया जाता। कोई उससे पूछे, उस औरत से पूछे, ख़वातीन से पूछा जाए कि वो अपने बच्चों के मसले कैसे पूरी करती है। वो जॉब कर रहे तब उसके लिए मुश्किलात का सामना होता है। अगर वो अपने हक के लिए अदालत पे जाती है तो वकील की डिमांड इतनी होती है फीस की कि वो दे नहीं सकती। अगर वो फीस दे भी देती है तो जज के पास जाती है, तरीक़ों पे तरीके इंसाफ मिलेगा तो सवाल ही पैदा नहीं है। अगर कुछ जज ऐसे हैं तो या तो उनका तबादला हो जाता है। नंबर 2, अगर तहसीलदार के पास उसके हक की फाइल दी गई है विरासत के लिए, लेकिन तहसीलदार तो साथ देता है, लेकिन उसके अंडर काम करने वाले तबके गलत बयानी, गलत तहरीर कर देती हैं, जिसकी वजह से दोबारा अदालत पे जाना पड़ता है। लेकिन सर ऐसा क्यों? ये तो कुदरत की तरफ से वो बेवा हुई है ना, उसका कसूर तो नहीं है। कोई पूछता है कि वो ज़िंदगी कैसे गुजार रही है। अगर किसी बच्ची को डिवोर्स हो जाती है, उसके अंदर उसका कसूर नहीं होता, कसूर दूसरी यानी कि लोगों का भी होता है, अवाम उसे जीने नहीं देती। जी नाज़रीन, आपको मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमारे साथ जो है वो कॉल पर जो है वो आतिफ बड़ाई साहब जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं सोशल वेलफेयर के, वो भी मौजूद होंगे। तो उनसे भी जो है वो माशरे में हमारी ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनके सिलसिले में जो है वो, चूँकि एक मडी ख़वातीन के बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर हैं, तो वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो सरकार क्या सहूलियात दे रही है ख़वातीन को, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर जो सरकारी सतह पर आप महकमा में जो है वो ख़वातीन को क्या जो है वो सहूलियात मुहैया कर रहे हैं? अब इसको जा रहे हैं। जी मैं दोनों हवालों से ही जो है वो जानना चाहूँगा, चूँकि ये प्रोग्राम जो है वो ख़ास ख़वातीन के लिए रखा गया है कि वो जो काम कर रही हैं दफातर में, उनको जो है वो किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, और जो मसाइल के लिए जो है वो साहिल बान के ख़वातीन जो है दफातर में आती हैं उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है? आपने बात की तो 2012-13 के अंदर जो है उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था शहबाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने पंजाब के अंदर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के नाम से एक डिपार्टमेंट जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया था सेपरेट। फिर उसी पीरियड के दौरान जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट पैकेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया 2013 के अंदर।
जिसमें जितनी जो ख़वातीन थी जो जॉब कर रही थी, इस पेशे से मुंसलिक थी, उनके लिए जो है वो उस पैकेज के अंदर जो है वो अनाउंस किया गया। उसके अंदर जो मेन उसके फीचर्स हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। उसमें सबसे पहले तो जो मुलाजमतों में जो कोटा था उसको 5% से बढ़ाकर जो है वो 15% जो है वो कर दिया गया ख़वातीन के लिए। यानी अब जो ख़वातीन हैं वो जनरल कोटा पे तो आएंगी ही कंपटीशन में, इसके साथ साथ जो 15% कोटा है नशस्तों का वो उनके लिए अलग से मुख्तस कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और उसका ये फ़ायदा भी देखने में आया कि उससे एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उसमें इन सालों के दौरान जो है वो हुई है। सेकंड जो कुछ मसाइल ये थे कि जो जॉब में पेशा ख़वातीन थी और मैरिड थी तो उनको बच्चों की केयर के हवाले से जो है वो बड़ा इशू होता था कि उनको ऑफिस में लेके आना अगर कुछ होता है। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने फिर डे केयर सेंटर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश जो है वो किए, और उन्होंने जो भी बड़े दफातर थे जहाँ पे तादाद थी ख़वातीन की, तो उन्होंने ये इंश्योर करवाया कि वहाँ पे डे केयर सेंटर, जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेजेस थे गवर्नमेंट के और भी बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनमें डे केयर सेंटर्स बनाए ताकि वो ख़वातीन वहाँ पे अपने बच्चों को सुबह छोड़ के तो अपने जो वर्किंग आवर्स हैं, अपनी जो जॉब है उसको बआसानी जो है वो कर सकें। इसके साथ साथ जो है जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे ये भी इंश्योर किया गया कि जो सेपरेट वॉशरूम्स फैसिलिटी है वो भी उनको दी जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो बड़े इदारे या बड़े ऑफिस थे वहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा मसला था। तो इसमें भी उन्होंने ये इंश्योर करवाया कि सेपरेट जो वॉशरूम फैसिलिटी है और प्रेयर रूम की जो फैसिलिटी है उसको भी जो है वो जो है इंश्योर किया जाए। तो उसमें भी काफ़ी हद तक 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक जो जहाँ पे जिस फैसिलिटी में, जिस ऑफिस में ये जगह अवेलेबल थी, वहाँ पे इस चीज़ को भी फिर जो है वो इंश्योर किया गया कि वहाँ पे सेपरेट जो है वो कायम, ताकि एक बेहतरीन जो वर्किंग है वो उसमें इजीली ख़वातीन जो है वो कंपनसेट हो सके। उसके साथ साथ जो है जहाँ तक मुलाजमतों का कोटा, और ये भी उस आगे जो एक इशू था मैटरनिटी लीव के हवाले से कि इस पैकेज के इंट्रोड्यूस होने से पहले जो था वो खातून जो भी एम्प्लॉय थी वो उसके लिए ये मैंडेटरी था कि अगर वो मैटरनिटी लीव पे जाती है तो उसकी जो वो छुट्टी जो उसने अवेल करनी होती है 90 डेज की, वो उसके लिए ये मैंडेटरी था कि हाफ जो है उसने पहले उस पीरियड से करनी है और हाफ जो है वो बाद। लेकिन इसके अंदर जो है वो इख्तियार दे दिया गया उसको कि वो इस छुट्टी को किसी टाइम अपनी आसानी और सहूलत के मद्देनजर जो है जिस टाइम भी वो अवेल करना चाहे, जिस पीरियड के लिए भी 3 महीने का वो अवेल कर सकती है उसको पीरियड को। तो ये, और एक और बड़ी कबाहत ये थी कि पहले ये होता था कि छुट्टी अवेल करने के बाद जो एक जो फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ता था एम्प्लॉय को, तो उससे भी जो है वो जो है वो उसको मुस्तस्ना करार दे दिया गया। तो ये उस जो वुमेन एम्पावरमेंट पैकेज था उसके मेन जो बेसिक हदोखाल थे। इसके साथ कुछ और भी पॉइंट्स थे। तो ये सहूलत के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था, और इसके साथ साथ जो है ये एक बड़ा इससे जो है ख़वातीन को एक हौसला मिला, कोटों में इजाफा हुआ, उससे उनकी जो सीट्स बढ़ी और इंडक्शंस हुई, तो उससे काफ़ी हद तक जो है इसमें बेहतरी आई। जी मलिक साहब। जी दूसरा जो साइल ख़वातीन है उस हवाले से आप जो है वो क्या सहूलियात ख़वातीन को जो है प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए उसमें जो आपने बात सेकंड विजिटर्स के हवाले से की, तो उसमें भी जो है ये चीज़ इंश्योर की गई कि ज़ाहिर बात है एक विजिटर जब आता है तो उसे सबसे पहली चीज़ जो होती है कि उसने वेट करना है किसी जगह पे। अगर कोई ऑफिसर या कोई ऑफिशियल अवेलेबल नहीं है
तो उसके लिए खातून एक जो विजिटर है उसके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि वो ऑफिस के अंदर बैठ के वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगी अपने आप को कि वो इंतज़ार करे। तो इसमें भी ये उसमें डायरेक्शंस जो है गवर्नमेंट ने पास की थी कि आप जो है जैसे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हैं या डीपीओ ऑफिस हैं, यहाँ पे ख़वातीन के लिए आप इंतज़ार गए जो है उनको इस्टेब्लिश करें। इस सिलसिले में अगर आपका विजिट हुआ तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी जो एक जगह है कैबिन वो एक मुख्तस किया गया कि वहाँ पे जो विजिटर ख़वातीन हैं जो किसी काम के सिलसिले में ऑफिस में विजिट और अगर उनको इंतज़ार करना पड़ता है तो वो वहाँ पे बैठ के कंफर्टेबली जो है वो इंतज़ार कर सके, बजाय इसके कि वो किसी रूम में या किसी उसी कमरे में बैठें। तो उनके लिए जो है वो आसानी जो है वो की जाए। इसी तरह अगर आप जहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी वाले इदारे हैं लाइक जैसे DHQ हॉस्पिटल है, तो आप देखते हैं कि DHQ हॉस्पिटल में भी उन्होंने काउंटर्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए हुए हैं। जहाँ मेल के लिए एक लेन का काउंटर है तो वहाँ सेपरेट जो है हमारी ख़वातीन के लिए भी जो है वो सेपरेट काउंटर इस्टेब्लिश किया गया है कि वो काउंटर पूरा जो है। इसी तरह आप नादरा सेंटर्स में चले जाते हैं या जहाँ पे भी ज़रा पब्लिक का रश है या ऐसे जो इदारे हैं तो वहाँ पे ये कोशिश की गई है कि ख़वातीन के लिए अलग से जो उनकी सहूलत के लिए काउंटर इस्टेब्लिश किया जाए। अच्छा सर आतिफ साहब, एक जो है वो आप मौजूद हैं, सुन रहे हैं कॉल पे। एक खातून ने हमारे पास एक जो इश्तिहार जो प्रोग्राम का चला था उसे देख कर एक खातून ने एप्लीकेशन एक सबमिट की है कि जो आपके दफातर में डी साहब के पास और आपके पास जो और AC साहब के पास बार बार जा चुके हैं। यहाँ पे कोई स्कूल है स्पेशल चिल्ड्रन एजुकेशन के हवाले से, तो वहाँ पे बहुत प्यारे बच्चे जो है पढ़ते हैं। वहाँ को बच्ची है ऐसी जो टीचर पढ़ा रही है तो वो उसको कोई एजाजिया नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, तो उनकी ये अपील है कि वो कुछ ना कुछ उनकी दरख्वास्त का बनाया जाए और उसको बच्ची को पढ़ाने वाली बच्ची को कुछ ना कुछ किसी न किसी हवाले से एजाजिया दिया जाए ताकि उसकी जो है वो थोड़ी सी जो है वो हो सके, क्या उसे कहेंगे, हेल्प हो सके। जी जी मलिक साहब, ये जो आपने अभी बात की है ये मैं इस बच्ची को जानता हूँ पर्सनली। इसने विजिट किया था ऑफिस। बेसिकली जो स्पेशल एजुकेशन सेंटर है ये डायरेक्टली CO एजुकेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी है इसकी, लेकिन मैं जो कि स्पेशल एजुकेशन को मैं ये बीइंग डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ये समझता हूँ कि जो भी स्पेशल पर्सन्स के इश्यूज होते हैं उनको मेरी ये कोशिश होती है कि मैं पर्सनल लेके और स्ट्रगल से जहाँ तक जितना मुमकिन हो सके उनके लिए कोई जो है वो आसानी का सबब जो है वो हम कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, मेरी टीम कोशिश करती है। ये डायरेक्शन है कि इनके लिए जितनी भी आसानी हम मुहैया कर सकते हैं बतौर ऑफिसर हम ज़रूर मुहैया करें। तो इस बच्ची के हवाले से भी जो है वो एक अभी जो आपने बात की मीटिंग ट्यूसडे वाले दिन जो है असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में जो है वो मीटिंग रखी गई है स्पेशल इस बच्ची के, जिसमें जो 2-3 स्टेक होल्डर्स हैं उनको इनवाइट किया गया है AC साहब की तरफ से। और उस मीटिंग में बैठ के इंशाल्लाह ताला जो है इसी जो इशू है इसके हवाले से हम कोशिश करेंगे कि उस बच्ची का जो इशू है उसको हल किया जा सके। तो होपफुली इंशाल्लाह कोई ना कोई उसका हल जो है वो निकल आएगा। जी, जो ख़वातीन हैं साहिल आपके दफातर में सरकारी दफातर में आने वाली हैं उनको आप जो है वो कोई क्या पैगाम देंगे 94 के हवाले से इस प्रोसेस से? जी मैं लाजमी इनकरेज करता हूँ कि ख़वातीन डेफिनेटली जो इदारे अब लाइक जैसे आप मैं कहता हूँ कि ID कार्ड ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस है, ये वो या हमारे DHQs हैं, ये तो वो इंस्टीट्यूशंस हैं कि जहाँ उन्होंने आने ही आना है, क्योंकि डेफिनेटली वो ऐसे इदारे हैं, सर्विस डिलीवरी है और वहाँ पे हेल्थ का इशू है तो खातून ने जाना है, अगर ID कार्ड का इशू है, पासपोर्ट का इशू है तो उन्होंने विजिट करना है। तो गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि उनको मतलब एक सेपरेट जितना मुमकिन हो सके उस विसिनिटी में
उनका एक जो है वो प्रोटोकॉल या उनको थोड़ा सा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाए बीइंग अ वुमेन। तो ये हमारी कोशिश होती है, ये एक सेंसिटाइजेशन है तमाम ऑफिसर्स को, ऑफिशियल्स को, कि अगर कोई खातून साइल आती है उसको हम फैसिलिटेट करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। जैसे वैसे भी एक मतलब है खातून होने के नाते एक अजमत भी है, और ये हम भी ये कोशिश करते हैं कि अगर एक साइल खातून साइला हमारे पास आई है तो हम उसकी बात को प्रायोरिटी पे सुने और उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। तो मैं ये कहता हूँ कि अब काफ़ी हद तक चेंजिंग है माइंडसेट में भी, रवैये में भी। तो बेशक जो है वो इजीली होकर जो है कंफर्टेबली जो है ख़वातीन वो आएँ अपने मसाइल लेकर, तो इंशाअल्लाह ताला जो है उनकी बात को सुना भी जाएगा और उसको अमली तौर पे हल करने की कोशिश भी की जाएगी एक बेहतरीन एनवायरनमेंट और माहौल के अंदर। अच्छा आतिफ साहब, आप जो है वो ज़िले की अहम सीट पर हैं, अहम अहदे पर हैं, ज़ाहिर बात है डीसी साहब के साथ भी आप बैठते हैं, तो और डीसी साहब से भी आपके तवज्जुह से और आपसे ये गुजारिश है कि डीसी साहब एक जो है वो लेटर जारी करें कि जो हमारे दफातर में काम करने वाली ख़वातीन हैं उनको भी इज्जत रिस्पेक्ट दी जाए, और जो साइल हमारे दफातर में आती हैं उनको भी जो है वो स्पेशली जो है वो उनकी केयर की जाए, एक इज्जत रिस्पेक्ट दी जाए और पूरी जो है उनका काम जो भी है वो निपटा दिया जाए। एक ऐसा जी बिल्कुल ज़रूर मलिक साहब, आपकी ये बड़ी मुस्बत रिक्वेस्ट नहीं, मैं तो इसको तजवीज़ के तौर पर लूँगा और इंशाअल्लाह ताला मैं डी साहब से जो है इस सिलसिले में बात करके ये हम कोशिश करेंगे कि एक मरसला जो है वो हम तमाम जो मेन अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं, उनको हम भिजवा दें इस हवाले से कि कोई भी अगर वो इस महिला आती है तो उनको प्रायोरिटी बेस पर जो है वो उनको सुना जाए और उसके मसले को हल किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला इस पे हम जरूर वर्किंग करेंगे। जी आतिफ अली वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, अल्लाह निगहबान, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू। जी इजाज़त जजुआ साहब, आप जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं इस हवाले से कि ख़वातीन जो है वो उनको जो मसाइल हैं वो किस तरह जो है ये मसाइल जो है वो उनको दूर किया जा सकता है। देखिए आतिफ वड़ाई साहब ने एक मुस्बत सोच पेश की हुकूमत की तरफ से, लेकिन यहाँ पे जो मसाइल पैदा होते हैं उसमें हमारे छोटे मुलाज़मीन या जो ट्रीट करते हैं ख़वातीन को, वो मेरे ख्याल में उनका माइंड सेट जो है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जैसे आपने उनसे ये सवाल तजवीज़ दी है, मैं तो ये चाह रहा था कि मैं एक सवाल उनसे यही करना चाह रहा था कि जो ख़वातीन हैं, जो हमारे ख़ास तौर पे साइला हैं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है आम खातून को वो बैंक में या पासपोर्ट ऑफिस में कम होती है, लेकिन यूनियन काउंसिल के जो दफातर हैं इनमें सबसे ज़्यादा उसकी एंट्री है आम खातून खाना की, क्योंकि पासपोर्ट अमीर लोग बनवाते हैं, बैंकों में अमीर लोगों की ख़वातीन जाती हैं जिनके पास पैसा होता है, जबकि मैं हमेशा नुमाइंदगी करता हूँ उस तबके की जिसके वसाइल पे कुछ इजारादार लोग काबज हैं, या आम आदमी की बात मैं करता हूँ। जो हमारी खातून जाती है यूनियन काउंसिल के दफ्तर में बच्चे की नकल पैदाइश या अंदराज के लिए, तलाक के सिलसिले में जाती है, उन निकाह के सिलसिले में जाती है, तो वहाँ पे उसको ट्रीट जो किया जाता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा ख़वातीन को हरास किया जाता है। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे यूनियन काउंसिल के दफातर में एक लेटर होना बहुत ज़रूरी है कि आप देखें, ये हमारा एक ज़ाती तजर्बा है कि जब एक खातून ने एक औरत को तलाक होती है तो 3 दफ़ा तो उसको काउंसिल में उसकी हाजिरी लगवाई जाती है, उसके बाद उसको भेजा जाता है ADLG साहब के पास। मैं ये समझता हूँ कि ये खातून से, एक लड़की से, एक नौजवान लड़की से ये सरासर ज्यादती है कि पहले वो सेक्रेटरी के पास जाती है, वहाँ पे अपने बयान रिकॉर्ड करवाती रहती है, उसके बाद उसको फिर फैसला के लिए ADLG साहब के पास भिजवा दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में इसको काउंटर करने के लिए या तो उसे यूनियन काउंसिल का दफ्तर जो है उसमें टाइम रखा जाए या फिर ADLG के दफ्तर में, क्योंकि यूनियन काउंसिल जिले के मुख्तलिफ मुकामी इलाकों में है, जबकि ADLG का दफ्तर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में है। अब वो परेशानी उसका हल निकालने के लिए किसी साहब को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। फिर खास तौर पे जो मुलाजमीन हैं, नौजवान हैं, उनमें कोई ना कोई चलो गलती भी होती है, उसको कवर करने के लिए भी यहाँ पे मैं रोकूंगा कि जो ख़वातीन की तलाक वाला जो सिलसिला है
क्यों ना जो है वो एक खातून को ऑफिसर को हायर कर दिया जाए, तो उसके पास ही जाए। तो एक ही जैसे ये हमारी म्यूनिसिपल कमेटी है वहाँ पे वो बैठे, वो जो खातून आए ताकि उसको झिझक ना हो, वो खातून के पास ही पेश हो, वहाँ पे ही वो सारा मामला सेट हो जाए। ये मैं सजेशन दे रहा था डीसी साहब को भी और आतिफ बड़ाई साहब के तवज्जुह से देना चाहूंगा कि कम से कम एक खातून को सिर्फ और सिर्फ तलाक के मामला हल करने के लिए उसको हायर कर दिया जाए, किसी भी लेडी को, किसी भी ऑफिसर को, वहां पे उसकी ड्यूटी लग जाए, बेशक एक दिन के हफ्ते में लग जाए कि जितनी भी नौजवान लड़कियां हों या तलाक याफ्ता जो तलाक के मुतल्लिका मसाइल हैं वो उनके हल के लिए खातून वो बैठी हुई ऑफिसर वो वहां पे जाके उनका जो भी मसाइल है वो फौरी तौर पे वहीं एक जगह पे हल कर दिया जाए। इसके अलावा जो बच्चों की तारीख पैदाइश के लिए 2 तो 3 दिन उनको चक्कर लगवाते रहते हैं या बच्चों की नकल पैदाइश लेने के लिए उनको चक्कर लगवाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि जब खातून कोई एक फार्म लेकर आए तो उसको फौरी तौर पे वहाँ पे नकल जारी की जाए। ये सेक्रेटरी साहबान बहाना कर देते हैं, कभी कंप्यूटर का, कभी किसी चीज का, कभी किसी का, या अगर वो ये नहीं कर सकते तो जो पहले 1960 का 61 का जो निजाम था उसमें चौकीदार जो था वो खुद जाके नकल घर पहुंचाता था, वहां से एंट्री करता था। अगर यूनियन काउंसिल के पास मुलाजम हैं और हैं, नायब कासद भी मौजूद है, सेक्रेटरी भी मौजूद है, अमला बहुत ज्यादा यूनियन काउंसिल के पास मौजूद है, अगर कोई फनी खराबी है, कंप्यूटर में खराबी है या बिजली नहीं है या कोई 100 मसला है, तो ये चाहिए कि हुकूमत वक्त जो उस नायब कासद की ड्यूटी लगवाए कि जो खातून आई है फार्म लेके उसकी वो नकल लेके उसके घर तक पहुंचाई जाए। ये एक सहूलत खातून को दी जानी चाहिए, क्योंकि जो खातून खाना घर से निकलती है तो यकीन जानिए दिल खून क्या सूरत होता है कि कितनी गलत नजरें उसको देखती हैं। वो एक एक कदम चल के जब यूनियन काउंसिल में जाती है तो कम से कम 20 लोग गलत नजर से उसको मतलब देखते हैं, फिर वहां जाके वो शर्मिंदा होती बैठी रहती है। या देखिए ये मिसाल कई दफा मुझे दी जाती है, मैं जब इजलास में भी ये बात करता हूँ कि नहीं ये आज की खवातीन बहुत मतलब अक्लमंद हैं, बड़ी बोलने वाली हैं, ये है वो है, नहीं वो है सिर्फ 1%। वो 1% खवातीन है, जैसे हमारी मोहतरमा फखर बतूल साहबा हैं या ये मैडम हैं जो साथ बैठी हैं, आज टीवी पे आ रही हैं, तो ये 1% भी नहीं बल्कि मैं समझूंगा कि 0.1% है। बाकी 99% जो खवातीन हैं वो हमेशा सादा और घरेलू और उसमें अनपढ़ भी ज्यादा है, जो बोल नहीं सकती, जो बेचारी खामोश किसी भी मर्द का जवाब नहीं दे सकती या उनको इस कानून के बारे में पता ही नहीं होता। उन खवातीन की रहनुमाई के लिए तो मैं ये सजेशन दूंगा कि वो फार्म लेके अगर आती है तो उसको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए। अगर उसको फौरी तौर पे नकल नहीं दी जाती तो नकल तैयार करके जो नायब काशिफ है, जो सरकारी मुलाजम है, जो तनख्वाह सरकार के खजाने से लेता है, क्योंकि उसकी तनख्वाह में उस खातून खाना का भी टैक्स शामिल है, वो उसके जाके घर नकल पहुंचा के आए। इसके अलावा खास तौर पर मैं जो बात करना चाहता था वो सब जो विरासती मसाइल हैं इसमें हमें बहुत ज्यादा खातून खाना को प्रॉब्लम होती है। ये तो चलो छोटे मोटे मसाइल हैं, इन पे बहस करनी चाहिए, खवातीन को सहूलतें जितनी दे सकते हैं देनी चाहिए, लेकिन जो विरासती मसाइल हैं इसमें सबसे ज्यादा किरदार मुआशरती लोगों का है, उसमें सरकारी अफसरान का कम है, आम माशरे के या फैमिली मेंबर्स का किरदार ज्यादा है। भाई अपनी बहन को विरासत नहीं देता, वो जाके अदालतों में धक्के खाती है, थानों में दरखास्तें देती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, फैमिली बिखर जाती हैं। इस सिलसिले में हुकूमत को ऐसा मौका, हालांकि कवानीन मौजूद हैं, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। देखिए अगर औरत को हिस्सा नहीं दिया जाता तो वो फौजदारी केस बना दिया गया है, उसके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए एक दरखास्त के ऊपर भी। लेकिन जब ये सियासतदान या ताकतवर लोग जो सामने आ जाते हैं वो उस लड़की को बेइज्जत करते हैं, उस बहन को बेइज्जत करते हैं, उस बेटी को बेइज्जत करते हैं जो विरासत का हिस्सा मांगती है, बल्कि इतने मसाइल उसके लिए पैदा कर दिए जाते हैं वो ज़हनी तौर पे टार्चर होके वो हिस्सा मांगना या हिस्सा लेना ही छोड़ देती है। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई डीसी साहब को मौसर इक़दाम करने चाहिए, एक ऐसा फोरम होना चाहिए जो भी जो मुतवफ़ी है उसकी विरासत फौरी तौर पे जाके तकसीम करवाए। ये जो जितना तकसीम का एक सिलसिला बनाया हुआ है कि जी पहले तकसीम की जाए, इतना लंबा प्रोसीजर है बना दीजिए सरकारी सतह पर, जो जहाँ पे मसला हो वो चाहे वो उसमें खवातीन भी शामिल हो जाए, मर्द शामिल हो जाए, वो वहाँ जाके मामला देखें और हल कर दें, जैसे मिसाल से कमेटी थी। उसकी वजह ये हमारे एक्ट में जो तकसीम का एक कानून बना हुआ है, ये इतना मतलब पेचीदा निजाम है कि जी पूरा खानदान जो है वो तकसीम करे, जायदाद पहले उसके बाद हिस्सा दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक औरत को दलील करने के लिए ये निजाम है। इसमें हम तब्दीली तो नहीं कर सकते, वो तो पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब अलहमदुलिल्लाह मंडी बहुत दिन कोशिश की जा सकती है, एक कमेटी कायम कर दें
उसमें मैं समझता हूँ कि तहसीलदार पटवारियों को शामिल न किया जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मसाइल पैदा करने के लिए बुनियाद फराहम करते हैं। वो एक पब्लिक की या सरकारी अफसरान, सीनियर सिटीजन और सीनियर अफसरान, ये उनकी एक कमेटी हो जो हफ्ते में एक दिन सिर्फ खवातीन की जो विरासत के मसाइल हैं उस पर जाके अमल दरामद करवाए, ना कि उनकी बातें सुनती रहे, अमल दरामद करवाया जाए। ये मैं समझता हूँ डीसी साहब को ये काम उठाना चाहिए। आप जाहिर बात है इस माशरे में आप सोशल वर्कर हैं, काम कर रही हैं, मर्दों का माशरा है, यहाँ पे जो है वो हरासमेंट के भी जो है वो देखने में आता है। ख़वातीन को सबसे ज़्यादा जो परेशानी जो है वो मर्दों की जो ये हरासमेंट होती है उससे होती है। सबसे पहले जो मर्दों को आंखें अल्लाह ने दी हैं वो स्कैनर, पूरी जो खातून है वो किसी दुकान पे जा रही है या गुजर रही है गली में या दफ्तर जा रही है, पहले जो है वो उसको स्कैन करते हैं, तो बड़ी ही अजीब सी बात है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो बड़े दुख से और बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा एक इशू है और इसके ऊपर तो बहुत लंबी बात होनी चाहिए जिसके लिए वक्त बहुत कम है। अब मेरे नज़दीक तो ये है कि मैं हुकूमत से ये अपील करूँगी कि जितनी गरीब बेवा औरतें हैं, जितनी तलाक याफ्ता हैं और जितने यतीम बच्चे हैं, उनके लिए तो मेरे ख्याल से कोई बस्ती या कोई मुल्क कोई अलग बना देना चाहिए, जहाँ पे वो पिसा हुआ तबका जो है, वो जो औरतें, जो मजलूम औरतें हैं, वो जो यतीम बच्चे हैं, वो उस बस्ती में रहें। मेरे ख्याल से इस मुआशरे में रहने का उनका कोई हक नहीं बनता। क्यों नहीं हक बनता? अब जब एक खामन जो है उसकी डेथ हो जाती है, पीछे वो उसकी बीवी जो अपनी बेवा छोड़ता है या वो बच्चे छोड़ता है, जो मैं कहती हूँ जिनका कोई हिस्सा नहीं, उनका भी उनके रिश्तेदारों के ऊपर उनके हकूक है, उनका हक है, मोहल्लेदारों के ऊपर उनके हक हैं। अब अगर किसी औरत का हिस्सा है विरासत में, तो यकीन करें मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है, पता नहीं हमारा ये जो कानून है विरासत का नाम जो है वो औरतों के नाम या बच्चों के नाम विरासत जो है वो मुंतकिल होती है। अब मेरे ख्याल से वो विरासत सिर्फ नाम की हद तक मुंतकिल होती है। मुझे लगता है वो बच्ची उस विरासत की मालिक नहीं होती। एक कि भाई उसको वो हिस्सा देने के लिए तैयार ही नहीं होते। अगर खुदा न खास्ता वो अदालतों में जाके धक्के खा के वकीलों की नजर हो के, तो वो कहीं वो कोशिशों के बावजूद वो रुल के वो हिस्सा अगर ले भी लेती है, तो फिर उसके साथ जो है वो मरना जीना खत्म हो जाता है, फिर उसके साथ आना जाना बंद हो जाता है और मुआशरे में तकरीबन लोग जो है उसे हकीर नजरों से देखते हैं। अब मुझे समझ इस चीज की नहीं आती, क्या वो जो बेवा है या वो तलाक याफ्ता है वो अपने बच्चों को किस तरह पाले, वो उन यतीमों को लेके किधर चली जाए। अब उसके बाद जो आ जाती है वो आ जाते हैं ससुराल। ससुराल अब देखिए ससुराल में जो देवर जेठ है, अब वो जो विरासत में उनका हिस्सा है वो देवर जेठ पे है, वो सांप बन के उस विरासत के ऊपर बैठ जाते हैं। उनका दिल नहीं होता वो यतीम जो भतीजे उनके होते हैं उनके सर पे वो दस्ते शफकत रखें, उनका ख्याल रखें। कम से कम वो अपने पास से नहीं कुछ कर सकते, जो उसका उनका हिस्सा बनता है कम से कम वो हिस्सा तो उनको दिया जाए, जो कि बिल्कुल नहीं दिया जाता। जो मेरी आंखों के आगे से हजारों ऐसे केस गुजरते हैं, मुझे खुद बड़ी तकलीफ होती है, मैं उनकी फेवर भी करती हूँ, लेकिन यहाँ पे आप सब से इंतजामिया से मेरी अपील है, जब मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातूने जन्नत को हक दिया और हक दे के और इज्जत दे के लोगों के लिए ये सुन्नत बना दी, दिखा दिया कि ए मेरे मुसलमानों, ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे अहले बैत। मुझे अफसोस इस चीज पे आता है, उम्मती तो उम्मती है, जो अहले बैत जो मेरे रसूल की आल उलाद है वो भी हक देने के लिए तैयार है। मुझे समझ नहीं आती वो किस चीज के अहले बैत हैं। और इतना प्यारा निजाम मेरे प्यारे नबी ने बनाया, जो बना के दिखाया, तो उसके ऊपर अमल करते हुए तमाम मुआशरे के लोगों को अपनी बहनों का ख्याल रखना चाहिए, उनके हिस्से उन्हें देने चाहिए। और बाकी जो बेवा और तलाक याफ्ता वो तो और ही पिसा हुआ तबका है, वो मजलूम है। मुझे समझ नहीं आती वो पता नहीं कैसे सरवाइव करती हैं औरतें, वो किस तरह बच्चों को पालती हैं, उनके बच्चों के ख्वाब ही उनकी आंखों में समाये हुए होते हैं और उनकी वो अधूरे रह जाते हैं और वो हर तरफ से मार खाती हैं। हमसाए वो जब घर से बाहर निकलती है मेहनत मजदूरी करने के लिए, लोगों का घरों में काम करने के लिए, हर हमसाए की उसके ऊपर नजर होती है कि इस वक्त जा रही है और इस वक्त आ रही है। और कभी किसी हमसाए ने भी नहीं पूछा कि क्या तुम्हारे बच्चों ने कुछ खाया या नहीं खाया, तुम्हारा क्या हक है। अब इसके ऊपर तो मैं जितनी भी बहस करूं कम है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगी क्योंकि टाइम की कमी है। हरासमेंट के हवाले से कुछ नहीं आपने कहा कि जो माशरे में अक्सर देखने में आया, खवातीन जब बाजार में भी आती हैं तो ये दुकानदार हजरात होते हैं पीछे से वादे काफिले होते हैं।
ये तो मैं समझती हूँ कि अगर मेरी बात को बुरा ना मनाए तो ये मर्दों का मुआशरा है। और ये मैं जब निकलती हूँ तो मुझे यही महसूस होता है कि क़यामत के मनाज़र मुझे नजर आ रहे होते हैं, बाकी फिक्रें कस रहे होते हैं, बाकी जो है औरत का बाहर निकलना बिल्कुल मुहाल है। बाकी मैं अपनी बच्चियों अपनी बहनों से ये भी कहूंगी कि जब आप बाजार में आए तो बाजार एक बुरी जगह है, अच्छी जगह नहीं है। मजबूरी के तहत हम लोगों को बाजार जाना पड़ता है, तो आप अपना हुलिया इस तरह का बना के हैं ताकि उन्हें फिक्रे कसने का मौका ना मिले। और मैं अपने भाइयों और अपने बेटों को ये कहूंगी कि चले, किसी का शौक है, अगर कोई बन सवर के आ रही है तो कम से कम आप अपनी निगाहें नीची रखें और आप उन सबको अपनी माएँ समझें और अपनी बहनें समझें, उनके ऊपर फिक्रे मत कसें, क्योंकि आज के आपके उनके ऊपर बुरी नजर से देखना भी आंखों का ज़ना है। और उनके ऊपर फिक्रे कसोगे तो कल को आपकी माँ बहन के ऊपर भी ये मुकाफाती अमल जो है, ये फिक्रे लाजमी कसे जाएंगे। अब मैं इस यहाँ पे एक छोटा सा बताऊंगी। एक बार मेरा जाना हुआ एक एक्साइज ऑफिस में, मुझे एक शोरूम के बारे में कागज चाहिए था। जब मैं गई मैंने बताया कि मुझे इस तरह ना एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए गाड़ी के हवाले से, तो वो कहते हैं भाई कि आप ऐसे करना, सुबह आ जाना, बना पड़ा होगा। और यकीन करें, ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब मैं सुबह गई वो पूरे टाइम के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्स मेरे बने हुए तैयार थे और उस भाई ने मुझे दिए। देने के बाद जब मैं बाहर निकली, वो मेरे आगे मोटरसाइकिल के ऊपर बाहर खड़ा था। उसने कहा आए, आपने जिधर जाने मैं आपको छोड़ गया हूँ। तो मैंने कहा भाई मेरा ये काम था, मैंने कर दिया, मैं किसी की मोटरसाइकिल पे नहीं बैठती। ये हाल है लोगों का, जहाँ पे भी हमारी औरतों को मसाइल होते हैं, आगे उनके आड़ में बैठे हुए थे, किस तरह हम अपने चुंगल में इनको फंसाएं। जी अम्बरीन नाज साहबा, क्या आप ये नहीं समझती हैं, ज़ाहिर बात है कि आप भी माशरे की जो है वो एक समाजी कारकुन हैं, तो आप ये नहीं समझती हैं कि थाने में जो है वो एक ख़वातीन का अलग काउंटर होना चाहिए या ख़वातीन के अलग थाने होने चाहिए, या जितने थाने हैं वो उसमें ख़वातीन लेडीज़ जो है वो स्टाफ और अफसरान बैठे जो ख़वातीन के मामलात को वही देखें, सुने और हैंडल करें? क्या कहेंगे? मेरा कहना सर ये लाजमी होना चाहिए अलग से, क्योंकि जब सीधी थाना, जैसे कि सीधी थाने में मैं अक्सर